नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए नए इनकम टैक्स बिल की। देखेंगे वक्फ बिल पर विपक्ष के हंगामे को भी। बात करेंगे क्या आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को किया जाएगा गिरफ्तार। जानेंगे क्या बीजेपी से नाराज हैं एकनाथ शिंदे। देखेंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को और आखिर में एक नजर डालेंगे प्रयागराज के महाकुंभ पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। ओडिशा के बुर्ला के वीर सुरेंद्र साई मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने। कैंसर वार्ड में 3 घंटे तक रहा अंधेरा, बिजली गुल होने पर मरीज हुए बेचैन। एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 सैनिकों की मौत। पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई गोलीबारी के खिलाफ लिया गया एक्शन। जिस खेल मैदान का सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन, 5 दिन बाद वहां की सोलर लाइट ले उड़े चोर। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। ड्रोन से की गई सर्चिंग, 20 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मां की आंखों में मिर्ची झोंक, हाथों से छीन ले गए मासूम। ग्वालियर में शक्कर कारोबारी के बेटे का हुआ अपहरण। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार को 6 सप्ताह में देना होगा आरोपों पर जवाब। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में लगी फिर से एक बार आग। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। रिजर्व पुलिस लाइन के 4 टेंट जलकर हुए खाक। नालंदा में 55 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी बोले आगे भी जारी रहेगा अभियान। इस अभियान का नेतृत्व खुद एसपी भारत सोनी ने किया। विराट कोहली के एशिया में 16,000 रन पूरे। इंग्लैंड के खिलाफ टॉप इंडियन स्कोरर बने। वहीं भारत लगातार 10वें वनडे में टॉस हारा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने 7 सोशल मीडिया अकाउंट पर लिया एक्शन। वही ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ये नया विधेयक लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाएगा। नए बिल में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी। अगर कोई नया बिजनेस या पेशा शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर उस दिन से शुरू होगा और उसी वित्तीय वर्ष के अंत में खत्म होगा। नए बिल में कानूनी शब्दों को आसान और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा। पुराने 823 पन्नों के मुकाबले नया इनकम टैक्स बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है। बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 है, लेकिन सेक्शंस 298 से बढ़कर 536 हो गए हैं। पुराने कानून में मौजूद जटिल स्पष्टीकरण और प्रावधान हटा दिए गए हैं, जिससे इसे समझना आसान हो गया है। क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब बिना अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत माना जाएगा। मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम कई दशकों पुराना होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल और व्यापारिक रूप से बोझिल हो गया था। इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, लेकिन ये आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था। इसीलिए सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, टैक्स पेयर्स को राहत देने और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया है। मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। इतने वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए, लेकिन टैक्स सिस्टम अभी भी पुरानी संरचना पर आधारित था। इससे करदाताओं को कई तरह की समस्या हो रही थी। यहाँ कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया जा चुका है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन था, लेकिन ये सत्र भी भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया।
राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनकी असहमति को जानबूझकर हटा दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह असंवैधानिक हो गई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर तैयार की गई है, जो संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे दोबारा पेश करने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी असहमति वाले नोट्स को जानबूझकर हटाया गया है। जेपीसी ने 30 जनवरी को 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। रिपोर्ट पर 16 सदस्यों ने सहमति जताई, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रिपोर्ट में कई अहम आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसका विपक्ष होना संदेह के घेरे में आ गया है। विपक्षी दल इसे संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ बता रहे हैं और दोबारा संशोधित रिपोर्ट पेश करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने लोकसभा में भी जमकर हंगामा किया। विरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही केवल कुछ मिनट ही चल सकी, जिसके बाद इसे दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे को संसद के अगले चरण में भी उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। वहीं सरकार ने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह पारदर्शी तरीके से तैयार की गई है और इसमें संसदीय नियमों का पालन भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत मिल गई है। जी हां, बता दें कि कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में शामिल होने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करने में मदद की थी। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान 3 दिन से फरार है। सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही है। बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने जिस आरोपी शावेज खान को पीओ यानी भगोड़ा घोषित किया हुआ है, विधायक अमानतुल्लाह खान उसको बचा रहे थे। वहीं अमानतुल्लाह खान के कल दावे पर बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड के दौरान जिस शावेज को पकड़ा था वो जमानत पर था और उसने जमानत को एक कागजात दिखाए थे, जबकि कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक शावेज खान को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। इसी शावेज खान को जामिया इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा था। तब अमानतुल्लाह और उनके कुछ समर्थकों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला किया और आरोप लगाया कि पुलिस के कब्जे से छुड़वाकर उसे फरार करवा दिया। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुधवार को बुलाई गई अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की 2 बैठक में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक कर ली थी। इन सबसे इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि शिंदे नाखुश हैं और कैबिनेट में शामिल ना होने जैसी हाल की घटनाओं ने इन चर्चाओं को और हवा दी है। 12 फरवरी को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के महानगरीय विकास प्राधिकरणों पर चर्चा करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई थी। चूंकि शिंदे शहरी विकास विभाग के प्रमुख हैं, इसीलिए बैठक में उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी। हालांकि बैठक में शामिल होने के बजाय उन्होंने ठाणे मलंग गढ़ उत्सव में भाग लेना चुना। दिलचस्प बात तो यह है कि बैठक उनके आधिकारिक कार्यक्रम में भी लिस्टेड थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक शिंदे के विभाग से संबंधित थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि वे पूर्व निर्धारित कामों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इन सब बातों के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर शिंदे के असंतोष के कारण क्या है। पहला कारण उनका मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना है। दूसरा कारण उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो से इनकार कर देना है और उन्हें गृह मंत्री न बनाया जाना। तीसरा कारण है गार्जियन यानी कि संरक्षक मंत्री की नियुक्ति पर 2 जिलों रायगढ़ और नासिक में लगातार बढ़ रहा विरोध।
शिंदे इन दिनों जिलों में अपने पार्टी के 2 मंत्री को गार्जियन बनाना चाहते हैं, जबकि इन दोनों ही जिलों में अजीत पवार और फडणवीस अपने गार्जियन मिनिस्टर बना चुके हैं। हालांकि इस पर फडणवीस ने तात्कालिक स्थगित लगा दी है। चौथा कारण, शिंदे को शुरुआत में आपदा प्रबंधन समिति से प्रारंभिक तौर पर बाहर रखना और बाद में इसमें शामिल किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर गुरुवार तड़के अमेरिका पहुंचे। इस यात्रा में पीएम मोदी भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार रात 2:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय अप्रवासियों समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। मोदी और ट्रंप के बीच करीब 45 मिनट बात होगी। इसके बाद भारतीय समय अनुसार शुक्रवार रात 3:30 बजे के करीब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अमेरिका पहुंचकर भारतीय पीएम ने सबसे पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। पीएम मोदी ट्रंप के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। अमेरिका पहुंचने से पहले मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। यहां उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ एआई समिट की सह अध्यक्षता की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी और अमेरिकी हिंदू समुदाय से आने वाली तुलसी गबार्ड की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। कल ही अमेरिकी सीनेट ने तुलसी गबार्ड की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। तुलसी अब CIA और NSA समेत अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी संभालेंगी। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान तुलसी गबार्ड को बधाई दी। दोनों नेताओं ने काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और उभरते खतरों को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। जैसा कि आज महाकुंभ का 32वां दिन है, आज दोपहर 12 बजे तक 44,76,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। वहीं 13 जनवरी से अब तक 48 करोड़ 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक्टर विक्की कौशल भी महाकुंभ पहुंचे हैं, बोट से सवारी भी की, वह संगम में डुबकी लगाएंगे। बता दें, एक्टर ने कहा कि महाकुंभ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी महाकुंभ पहुंचे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी अपनी कैबिनेट के साथ महाकुंभ पहुंच चुके हैं। राज्यपाल रामेंडेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके साथ ही बताते चले कि गुरुवार को महाकुंभ में रोज की तुलना में कम भीड़ है। ऐसे में ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसीलिए ई-रिक्शा और ऑटो को मेले की एंट्री गेट तक लाया जा रहा है। महाकुंभ के चलते प्रशासन ने DLED की दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल भी बंद है। पढ़ाई ऑनलाइन होगी। आज 13 फरवरी से ICSE और CISE बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। बताते चले कि जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड नई डेट पर उसकी परीक्षा कराएगा। एयरपोर्ट थाना इलाके से पुलिस ने 12 बाइकर्स को भी हिरासत में लिया है। बताते चले कि श्रद्धालुओं को गुमराह कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने के नाम पर बाइकर्स उनसे मनमाना रुपया वसूलते थे। पुलिस ने सभी बाइकों को चालान करते हुए चालकों को हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अन्य बाइकर्स गैंग में हड़कंप मच गया है। ये तो थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।